तो रूल्स ऑफ नेगेशन क्या होते हैं वो देखते हैं। रूल्स ऑफ नेगेशन कल ही सीखा था हम लोग ने 1.3 एक्सरसाइज में, बट अभी फिर से मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला वाला फॉर्मूला है नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू, जो कि हो जाएगा नेगेशन पी और नेगेशन क्यू। अब जनरली हमेशा आपको पी और क्यू नहीं दिखेगा, आपको पी के अंदर भी एक बड़ा सा ब्रैकेट दिखेगा। तो मैं इसको जनरली बोलता हूँ, अगर दो है और वो एंड है, तो उनका नेगेशन क्या हो जाएगा, पहले का नेगेशन, दूसरे का नेगेशन और एंड का और हो जाएगा। वैसे ही सेकंड वाले में मैं बोलता हूँ नेगेशन ऑफ पी और क्यू, तो मैं इसको बोलता हूँ पहले का नेगेशन एंड दूसरे का नेगेशन। पहले का नेगेशन मतलब पहला मतलब पी, जरूरी नहीं है पी होगा, वो कुछ भी हो सकता है। क्लियर है। फिर सेकंड नेगेशन ऑफ पी इंप्लाइज क्यू, तो वो हो जाएगा पहला एंड दूसरे का नेगेशन। आप मेरे बोलने का तरीका समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, पहला एंड दूसरे का नेगेशन। और फिर फोर्थ वाला, हाँ बोलो। हाँ हाँ, पूरी ब्रैकेट पे नेगेशन आएगा, क्योंकि ये पी पी एंड क्यू हम लोग ने बहुत पहले ही पढ़ लिया है, पी और क्यू बहुत पहले ही पढ़ लिया है, पी इंप्लाइज क्यू पहले ही पढ़ लिया है। इन्हीं का सिर्फ नेगेशन नेगेशन ले रहा हूँ मैं। तो इनका मैं सिर्फ और सिर्फ नेगेशन ले रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं। क्या कर रहा हूँ, हाँ, तो इनका नेगेशन लिख रहा हूँ। बाकी एंड क्या होता है और क्या होता है, इंप्लाइज क्या होता है, वो तो हमें ऑलरेडी पता है। हाँ, है ना। अब नेगेशन ऑफ पी डबल इंप्लाइज क्यू, तो पी डबल इंप्लाइज क्यू, रट्टा नहीं मानना है, सेम एज इट इज लिखना है। तो पी एंड नेगेशन क्यू, फिर इसी का उल्टा नेगेशन पी एंड क्यू। उल्टा मतलब पहले क्यू पे नेगेशन था, फिर पी पे नेगेशन हो गया, और फिर एंड है तो यहाँ पे और हो जाएगा। देखो तरीका होना चाहिए पढ़ने का, ठीक है, पढ़ने का तरीका, आपका वो तरीका फिक्स हो गया ना दिमाग में, वो पूरा डन है। फिर क्यों, क्योंकि आपको लास्ट मोमेंट पे इतना टाइम नहीं मिलेगा हर एक एक्सरसाइज बैठ के प्रैक्टिस करने का। ठीक है, तो इसलिए बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ, रट्टा मत मारो। रट्टा की प्रॉब्लम क्या होती है पता है, रट्टा अगर आपने मारा तो आपको एग्जाम के लास्ट मोमेंट पे भी उसको एक बार लर्न करके जाना ही पड़ेगा, वो नहीं याद रहता है वो। सही है कि गलत है। बट एग्जाम के लास्ट मोमेंट मतलब हम बात करें तो एक दिन पहले, लास्ट मोमेंट 5 मिनट नहीं होता है, एक दिन होता है। एक दिन पहले आप कितने क्वेश्चंस करोगे मैथ्स में, कितने, फिजिक्स में कितने करोगे, केम में कितने करोगे, कुछ समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे रट्टे का प्रोसेस मत रखो। अभी एक एक चैप्टर के टेस्ट होंगे आपको जून में, तो शायद से रट्टा आपका वर्क करेगा, बट हर बार नहीं वर्क करेगा, पहले ही बोल रहा हूँ, लॉन्ग टर्म के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये चीज अपनी क्लियर हो गई। हाँ, अब इसको हमें अप्लाई करना है, तो जैसे पहला वाला क्वेश्चन, 1.4 एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्या बोल रहा है, यूजिंग द रूल्स ऑफ नेगेशन। मेरे को नेगेशन पता है, मेरे को किसका नेगेशन निकालना है, नेगेशन ऑफ क्वेश्चन लिख देना है। तो देखो मैं नेगेशन अलग से लिख रहा हूँ और क्वेश्चन अलग से लिख रहा हूँ, वो सिर्फ आपको कलर चेंज इसलिए किया ताकि आपको समझे। ठीक है, तो अपन ने पढ़ा था पी इंप्लाइज क्यू में, पी इंप्लाइज क्यू में पहला एंड दूसरे का नेगेशन। मैं पहला एंड दूसरे का नेगेशन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी पी और क्यू यहाँ पे फ्लिप हो गया। अगर आप पी और क्यू के फॉर्म में ही लर्न करोगे तो आप अटक जाओगे, फंसने लगोगे, आपको समझेगा ही नहीं यार ये क्यू पी क्या मतलब क्या हो रहा है, सही कि गलत है। तो आपको याद रखना है पी इंप्लाइज क्यू का नेगेशन होता है पहला एंड दूसरे का नेगेशन। तो इसका नेगेशन हो जाएगा पहला पहला एंड दूसरे का नेगेशन, बस कंप्लीट। क्यों नेगेशन आएगा आप ढंग से देख लो, अभी भी नहीं समझ पा रहे आप मैं क्या बोल रहा हूँ। पहला पहला एज इट इज और दूसरे पे नेगेशन, बस। पहला एज इट इज एंड दूसरे पे नेगेशन। नहीं समझा, कुछ है ही नहीं इसमें, एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब पूछ ले क्या डाउट है। वो भूल जा, ये फॉर्मूला तो देख ले। अरे, क्या तुम लोग पागल वागल हो गए, ये फॉर्मूला अलग है यार। ये फॉर्मूले में क्या होता है, दोनों पे नेगेशन लगता है। यार ये फॉर्मूला देखो क्लियरली बोल रहा है पी इंप्लाइज क्यू, पी इंप्लाइज क्यू का मतलब क्या होता है, पहला एंड दूसरे का नहीं, तो पहले पे नेगेशन नहीं लगेगा फॉर्मूले के हिसाब से। बट क्वेश्चन में तो पहले पे है ना नेगेशन, तो पहला क्वेश्चन तो चेंज नहीं होगा ना, क्वेश्चन का जो पी है वो तो रहने ही वाला है ना सेम।
बस उसमें और कुछ नहीं है, ठीक है। कभी कभी हम ज्यादा दिमाग लगा देते हैं, तो ज्यादा दिमाग है ना भारी पड़ जाता है। क्या करेंगे, नेगेशन और फिर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है आपका नेक्स्ट, पी एंड नेगेशन क्यू। तो देखो ये दिख रहा है पी एंड क्यू, मतलब पहला एंड दूसरा। तो क्या होता है, पहले का नेगेशन और दूसरे का नेगेशन। समझा। अब दूसरे का दूसरा सेम एज इट इज लेगा और उसका नेगेशन, तो नेगेशन नेगेशन कट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा नेगेशन पी और क्यू। तो ये आंसर होगा। क्लियर है। अरे हाँ है ना। थर्ड वाला, थर्ड वाला बोल रहा है, थर्ड थर्ड आसान है। फोर्थ, मैं फोर्थ करता हूँ। फोर्थ वाला, तो पहले नेगेशन डाल देने का और एक बड़ी सी ब्रैकेट डाल दो। फिर वहां पे क्या है, पी और नेगेशन क्यू, पी और नेगेशन क्यू, और एंड, चलेगा। अब आपको डरना नहीं है, अब आपका पहला और दूसरे का काम ये कर रहा है। पहला ये है पूरा और दूसरा ये है। कुछ समझा। तो ये बेसिकली किसका काम कर रहा है, पी एंड क्यू का। कुछ समझ रहा है। तो अपन क्या लिखेंगे, पहले का नेगेशन, तो नेगेशन और सेम एज इट इज, चलेगा। एंड का और इसका नेगेशन। समझ रहा है। अब क्योंकि ये कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि ये पूरा इसका भी नेगेशन लगेगा, तो इसके नेगेशन में हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, पहले का नेगेशन एंड दूसरे का नेगेशन। तो नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू और नेगेशन आर। समझा। तो नेगेशन नेगेशन कट, तो ये नेगेशन पी एंड क्यू और नेगेशन आर। तो यहाँ पे आपका ये कंप्लीट हुआ। कुछ समझ रहा है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ के बाद फिफ्थ आप खुद से कर सकते हो। मैं आपको एक बार सेवन्थ वाला सिक्स्थ वाला बता देता हूँ। सिक्स्थ बता देता हूँ और सेवन्थ बता देता हूँ। सिक्स्थ वाला देखे, सिक्स क्या करे, नेगेशन, किसका नेगेशन, एक स्क्वायर ब्रैकेट डाल दो। तो नेगेशन में स्क्वायर ब्रैकेट डालना जरूरी है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपका क्वेश्चन आ रहा है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपका क्वेश्चन आ रहा है, क्या हो गया भाव, क्या हुआ। तो वो क्या हो जाएगा, सिक्स वाला नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू। कंफ्यूज मत होना, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन। तो ये तो उसका नेगेशन लगा रहा हूँ ना, क्वेश्चन का नेगेशन, तो ये नेगेशन अपना अलग है। पता लगा तुम लोग ने दोनों नेगेशन को कंबाइन कर दिया। हाँ है ना। तो क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू और, है ना, और पी एंड नेगेशन क्यू। अब ठीक है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहले का नेगेशन एंड दूसरे का नेगेशन, सही है ना। तो ये हो जाएगा इक्विवेलेंट टू नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू। तो ये पहला और उसका नेगेशन, एंड और का एंड और दूसरे का नेगेशन। क्लियर है। मैथमेटिक्स में ब्रैकेट में कभी कंजूसी मत किया करो, ब्रैकेट में कभी कंजूसी मत किया करो। जितनी ब्रैकेट डालोगे, ओवर ब्रैकेट भी नहीं डालना है। ज्यादा अमीरी बताना भी अच्छा नहीं है, ज्यादा गरीबी बताना भी अच्छा नहीं है। ठीक है। अपन मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास रहेंगे, ठीक है। ओवर ब्रैकेट मत डालो और ना ही ब्रैकेट डालने में कंजूसी करो। जहां कंजूसी करोगे ब्रैकेट ब्रैकेट में बहुत फर्क पड़ जाएगा। पता है आपको ये सब चीज। ब्रैकेट ब्रैकेट का खेल है। अगर मैं ए प्लस बी बोल रहा हूँ इंटू सी, और मैं बोल रहा हूँ ए बी प्लस ये, ब्रैकेट नहीं डालने पे पूरा चेंज हो गया। पता है ना ब्रैकेट क्या रोल प्ले कर रहा है। यहाँ पे सी पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, बट ये लिखने पे सी सिर्फ ए से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो बहुत फर्क है। तो ब्रैकेट अपना मैथ्स में याद रखा करो। अब यहाँ पे ऑलरेडी नेगेशन है ना, तो दो नेगेशन एक साथ रहेंगे तो कट हो जाएंगे। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, पी एंड क्यू, और यहाँ पे एंड ही रहेगा। अब ये नेगेशन अंदर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पहले का नेगेशन एंड नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू। कुछ समझ रहा है। तो ये हो जाएगा पी एंड क्यू एंड नेगेशन पी एंड क्यू। तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है। प्रॉब्लम क्या है, बच्चे लोग इसी को ही पढ़ लेंगे, सॉल्व एग्जांपल देखना देखते नहीं है। सॉल्व एग्जांपल देखना आपका काम है। अगर आपको सॉल्व एग्जांपल नहीं समझ में आ रहा है, सॉल्व एग्जांपल में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो मैं सिखा दूंगा। ठीक है। आपको अगर उसकी कोई स्टेटमेंट नहीं समझ रही, वो मैं सिखा दूंगा, बट रेफर करना तो आपका काम है ना। तो वो अपना काम करते हुए चलना।
मेरे हिसाब से अभी कोई जरूरत नहीं है, वो सब आप कर सकते हो। मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 पे। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 पे आता हूँ। स्टेटमेंट आप लोग सॉल्व एग्जांपल से देख लेना। ठीक है, क्लियर है? स्टेटमेंट तुरंत देख लेने का। आज ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे घर पे, तुरंत स्टेटमेंट देख लेने का। स्टेटमेंट जितना जल्दी देख लोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ने के लिए आपको एक फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा, नया फॉर्मूला। तो आपको भी लिख देना है, और वो कैसे लिखना है वो आपको आगे समझेगा, वो डी मॉर्गन लॉ क्या होता है वो सब। तो जब आप आगे पेज जाओगे ना, आगे पेज पे, तो यहाँ पे आगे आगे चलोगे ना, तो देखो यहाँ पे डी ये सब लॉ है। तो ये मुझे पढ़ाना है आपको, बट ये कब पढ़ाना है? लास्ट एक्सरसाइज के लिए। तो जब मैं लास्ट एक्सरसाइज पढ़ा दूंगा तो तुम्हें भी समझने पड़ेगा डी मॉर्गन लॉ ये सब क्या होता है। क्लियर है? अब सेकंड वाला क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो उन लोगों ने बोला रीराइट द फॉलोइंग विदाउट यूजिंग इफ एंड देन। ऐसा सेम क्वेश्चन भाई अपन ने इंग्लिश में पढ़ा था। इंग्लिश में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट विदाउट यूजिंग इफ एंड देन, या तो बोलते थे रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद यूजिंग इफ एंड देन। तो इसमें आपको सिर्फ क्या करना है, विदाउट बोला तो इफ और देन को हटाना है, और अगर यूजिंग बोला तो इफ और देन रखना है। इंग्लिश में ऐसा अपन ने किया था, हाँ या ना? इसमें मैथ्स मैथ्स के थ्रू करना है। तो मैथ्स में यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, अगर आपको रिमूव करना है इफ और देन, तो रिमूव करके मैं कुछ भी ला सकता हूँ। रिमूव का मतलब होता है कुछ भी। अगर मैं बोल रहा हूँ कि आर्यन को क्लास से रिमूव कर दो, तो आर्यन के अलावा कोई और भी बैठेगा तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, सिर्फ आर्यन रिमूव होना चाहिए। सही है कि गलत है? हाँ, मेरे को सिर्फ इफ और देन हटाना है ना, बाकी एंड और नॉट कुछ भी है, मेरे को क्या फर्क पड़ता है। सही है कि नहीं? तो इसका फॉर्मूला बनता है पी इंप्लाइज क्यू। तो ये पी इंप्लाइज क्यू क्या है? इफ एंड देन। तो इसका फॉर्मूला होता है नेगेशन पी और क्यू। फॉर्मूला होता है, क्या होता है? नेगेशन पी और क्यू। और इसको प्रूव कर सकते हैं हम लोग अपने ट्रूथ टेबल से। ठीक है? हाँ, तो ये सब फॉर्मूले से जो आपको लर्न करना है। ठीक है, अब इसी को यूज करूंगा मैं, कैसे यूज करूंगा देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट देखें। एक ही क्वेश्चन करूंगा, बाकी सब आप खुद से करोगे। हाँ, पहला वाला क्वेश्चन, इफ अ मैन इज अ जज देन ही इज अ हॉनेस्ट। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट वाला, हाँ है ना? इसका जवाब फाहद देगा। फाद, क्वेश्चन में बोला इफ अ मैन इज अ जज, इफ मैन इज अ जज देन ही इज हॉनेस्ट। तो क्या है सिंबॉलिक फॉर्म, क्या है इसका? कभी भी पी क्यू में इफ देन एंड और ये सब नहीं आता है। हाँ हाँ, तो पी क्या हो जाएगा? अ मैन इज जज। क्यू क्या हो जाएगा? ही इज हॉनेस्ट। चलेगा? तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा उसका? बट वी नो पी इंप्लाइज क्यू इज नथिंग बट नेगेशन पी और क्यू, है ना? भाई पी इंप्लाइज क्यू का नेगेशन कुछ और है, ये तो मैं पी इंप्लाइज क्यू लिख रहा हूँ। तो इमेजिन करके देखो, अगर मैं इसका नेगेशन लगाऊंगा, इसका नेगेशन लगाऊंगा, तो ये बेसिकली नेगेशन लग के यही हो जाएगा। समझा? हाँ, तो ये फॉर्मूला है, ये डिफरेंट फॉर्मूला है। ठीक है, तो अब आपका आंसर क्या हो जाएगा? नेगेशन पी मतलब अ मैन इज नॉट जज और ही इज हॉनेस्ट। बाकी क्वेश्चन करोगे कि मैं कराऊं? तो क्वेश्चन नंबर 1 2 सब सेम है। ठीक है, सिर्फ आपको वो करना है। उसमें क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है विदाउट यूजिंग द ट्रूथ टेबल प्रूफ। मतलब 1.2 में सेकंड क्वेश्चन जो था, 1.2 का सेकंड क्वेश्चन जो था, उसमें हम लोग ने किया था यूजिंग द ट्रूथ टेबल प्रूफ। तो हम लोग ने प्रूफ किया था यूजिंग द ट्रूथ टेबल, और यहाँ पे बोला है विदाउट यूजिंग द ट्रूथ टेबल। विदाउट यूजिंग अ ट्रूथ टेबल मतलब अब मेरे को ट्रूथ टेबल यूज मैं कर ही नहीं सकता। तो ये चीज सिखाने के लिए मेरे को वो आपको टेबल सिखाना पड़ेगा, डी मॉर्गन्स लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ, वो सब सिखाना पड़ेगा। वो चैप्टर का सबसे लास्ट पार्ट है। ठीक है, एकदम लास्ट में वो सिखाऊंगा मैं। तो ये क्वेश्चन को अभी के लिए हम स्किप कर सकते हैं, और फिर हम लोग आ जाएंगे 1.5 पे, चैप्टर के लास्ट एक्सरसाइज। ठीक है, चैप्टर का वेटेज 6 से 7 मार्क्स है। ठीक है, प्रॉपर इजी इजी क्वेश्चंस आते हैं, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बोनस है।
इनफैक्ट पूरा मैथ्स वन बोनस है वेक्टर्स को छोड़ के। और अगर हम थोड़ा मार्किंग स्कीम देख लेंगे, मतलब मार्किंग अगर हम देख ले तो टोटल कितने मार्क्स का पेपर होता है? 80 मार्क्स, है ना? बट पेपर में आता कितना है? पेपर में आता है 112 मार्क्स का, है ना? ऑप्शन के साथ आता है ना? ऑप्शन के साथ आता है। अरे हाँ, है ना? ऑप्शन के साथ आता है। तो अगर मैं 112 मार्क्स को डिवाइड करूं, देखो मैं क्यों बार बार ऐसा बोलता हूँ कि साइंस टफ है बट कभी कभी इजी भी बोलता हूँ। वो इजी और टफ मैं इसलिए बोलता हूँ, टफ है पढ़ना, पहले ही क्लियर कर लो। जब मैं बोलता हूँ ना साइंस टफ है, तो चैप्टर्स टफ है ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। पढ़ना टफ है, मतलब बहुत लंबे समय तक पढ़ना पड़ता है, वो एक टफ है। ठीक है। जनरली ह्यूमन ब्रेन्स को आदत होती है 2 से 3 घंटे पढ़ने की, बट साइंस में वो 2 से 3 घंटा पढ़ के कुछ नहीं होता है। तो पढ़ना पड़ता है 6 7 8 ऐसा, जितना भी डिपेंड करेगा आपको, जो आपका टारगेट है उतना पढ़ना पड़ता है। बट एक स्ट्रैटेजी होती है जो इस चीज को बहुत आसान बनाती है। वो स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है। और ये पूरा बुक वो मतलब पेपर में ही है, क्वेश्चन पेपर में ही है, आप चेक कर सकते हो। तो कोई भी चीज मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा हूँ। टोटल पेपर 80 मार्क्स का होता है, बट क्वेश्चन होते हैं 112 मार्क्स के। सही है कि गलत है? तो अगर 112 देखोगे तो 76 मैथ्स कैरी करता है वन, 56 मैथ्स वन कैरी करता है, 56 मैथ्स टू कैरी करता है। अगर आप सिर्फ मैथ्स वन नहीं करके जा रहे हो ना, सिर्फ मैथ्स वन, सिर्फ सिर्फ, तो पेपर के 56 मार्क्स तो आपको ऐसे ही आ जाएंगे। पूरा मैथ्स टू छोड़ के भी जाओगे तो 56 हट गए, 56 आ गए, 20 आपके प्रैक्टिकल के आ जाएंगे। तो कितना हुआ? अच्छा स्कोर है। अब आप बोलोगे अरे सर ये अच्छा थोड़ी ना है, अबे पूरा मैथ्स टू उड़ा दिया तुमने। बट हम ऐसा नहीं करेंगे। अब जो बच्चों को देखो, जो एंट्रेंस में बहुत सीरियस है उनको मैथ्स टू पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, मेरा काम है पढ़ाना, मैं तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। अब कोई कोई बच्चे हैं जिनको मैथ्स टू टफ लगेगा, तो देखो मैथ्स टू में भी क्या होता है। मैथ्स टू में पहला चैप्टर, एक्चुअली 3 चैप्टर ऐसे जो सबसे आसान है, और ये 3 चैप्टर में सिर्फ एक एक एक्सरसाइज है। अगर एक एक्सरसाइज है तो यार तुम्हें लगता है टफ होगा? एक ही एक्सरसाइज है। एक चैप्टर में एक एक्सरसाइज है, दूसरे चैप्टर में एक ही एक्सरसाइज है, थर्ड चैप्टर में सिर्फ दो ही एक्सरसाइज है। तो टोटल 3 चैप्टर 4 एक्सरसाइज, यहाँ पे एक चैप्टर 5 एक्सरसाइज। तो वेटेज भी सेम है, 6 6 मार्क्स का वेटेज है। मतलब वो एक एक्सरसाइज जो तुम कर रहे हो उसमें से क्वेश्चन आना ही आना है, और वो भी एक नहीं, 2 क्वेश्चन आने हैं। हाँ हाँ, मैथ्स टू का। तो यहाँ पे 6 6 से कितने कितने बने? कितने मार्क्स बने? 18। और 6 मार्क्स के थियरम आएंगे यहाँ पे। कितने मार्क्स के आएंगे थियरम? 6। 18 और 6, 24। 24 को इसमें ऐड करोगे तो कितना बनेगा? 100 बनेगा भाई। बट पूरे आपको 100 में से 100 नहीं आएंगे। 100 में से 100 इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि जो एमसीक्यू रहेगा ना, वो मैथ्स टू के जो चैप्टर छोड़े रहोगे ना तुम लोग, उसका एमसीक्यू भी तो मैथ्स टू में पड़ा रहेगा ना। तो तुक्का हुआ तो ठीक है, बट हम तो बेस्ट सिनेरियो नहीं लेते, हम सबसे वर्स्ट सिनेरियो लेते हैं। तो 5 मार्क्स आपके वो एमसीक्यू के कटेंगे, 5 से 6 मार्क्स। टोटल टोटल कितने एमसीक्यू आते हैं? 8 आते हैं। 8 एमसीक्यू आते हैं, 2 2 मार्क्स के। तो 8 एमसीक्यू कितने हो गए? 4 मैथ्स वन से, 4 मैथ्स टू से। तो मैथ्स टू के 4 एमसीक्यू मतलब 8 मार्क्स हम हटा देते हैं। तो बट ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, ये 3 चैप्टर भी तो पढ़ के ही जा रहे हैं ना, इसमें से भी तो एमसीक्यू आ सकते हैं। तो 3 एमसीक्यू हटा देना। 3 एमसीक्यू हटाओगे तो कितने हो जाएंगे? 6। हाँ, और 1 2 मार्क्स हटा देना अपने हिसाब से, या 4 मार्क्स हटा दो तो कितने? 10 हट गए। 10 हटने के बाद भी आपको 90 मार्क्स आ जाएगा। और ये स्ट्रेटेजी सबसे अच्छी फॉलो की थी लास्ट टू लास्ट ईयर वाले बैच ने। मेरे जो लास्ट वाले जो, मतलब ये नहीं, ये वाला बैच और लास्ट वाला बैच, मतलब जिन लोगों ने पिछले साल पेपर दिया था। अभी वालों ने 2025 में पेपर दिया, पिछले वालों ने 2024। उनने ऐसा पेपर लिखा, ऐसा पेपर लिखा, बहुत बच्चों ने ऑब्वियसली बच्चों का वो है, उसमें से 15 बच्चों में से 11 बच्चों को मैथ्स में 90 के ऊपर है। प्रॉपर उनने टिपिकल स्ट्रेटेजी फॉलो की। ये टाइम 11 तो नहीं हो पाए क्योंकि ये टाइम मेरे पास बच्चे भी कम थे, बट एक को 96, दूसरे को भी 96, तीसरे को भी कुछ तो मतलब
5 से 6 बच्चे थे जो ला पाए। ठीक है, क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो 90 इजीली बनता है वो, बट वो पूरी प्रॉपर स्ट्रेटेजी होती है वो। अब सर आपने इसमें क्या क्या छोड़ा है, तो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या छोड़ा है। इसमें मैथ्स 1 का सबसे पहला वाला चैप्टर डिफरेंशिएशन छोड़ दिया, एओडी छोड़ दिया। इसका नेक्स्ट चैप्टर है इंटीग्रेशन छोड़ दिया, डेफिनेट इंटीग्रेशन छोड़ दिया, और फिर डिफरेंशियल इक्वेशन छोड़ दिया। और बचे हुए 3 चैप्टर है जो हम कर रहे हैं। तो आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5, सर ये 5 चैप्टर छोड़ दिए, 5 ही तो है। 5 चैप्टर पता है किसके बराबर है? अगर मैं अब पढ़ोगे आपको समझ जाएगा। 5 चैप्टर मैथ्स 1 के बराबर है पूरा। क्योंकि यहाँ पे एक एक ये जितने भी चैप्टर है, ये सबसे बड़े चैप्टर से आपके मैथ्स के। अगर आपको लग रहा है लॉजिक बड़ा चैप्टर है, तो इनके आगे लॉजिक बहुत छोटा चैप्टर है। मतलब मैथ्स 1 into 2 भी करूंगा तो कोई गलत नहीं है, कुछ गलत नहीं है। क्योंकि इसके जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको पता चलेगा। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो बोर्ड्स में 90 स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं है, बट ये स्ट्रेटेजी आपके एंट्रेंस में वर्क नहीं करेगी। एंट्रेंस में कंपलसरी क्वेश्चंस होते हैं। तो एंट्रेंस में इसको कैलकुलस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एंट्रेंस में ये ऑप्शन को स्किप करके नहीं वर्क करेगा, क्योंकि एंट्रेंस का 40% पूरा कैलकुलस आता है। पूरा 40% पेपर कैलकुलस आता है। तो जो बच्चे पढ़ाई को लेके बहुत सीरियस है, उनको तो ये करना ही करना है। मैं तो कराऊंगा ही। आपको ये करना ही करना है, ताकि आपके वो एंट्रेंस में काम आ जाएगा। और बाकी के बच्चों के बोर्ड्स में 90 वैसे बन रहे हैं। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ है ना? तो मैथमेटिक्स में 90 बनाना आसान है, फिजिक्स में थोड़ा सा टफ चलता है। मैथमेटिक्स में 90 बनाना आसान है, इसलिए तो भाई 15 में से 11 बच्चे अगर 90 बना रहे तो तुम सोचो ना भाई। मतलब दोनों की तारीफ है, बच्चों की भी और ऑब्वियसली मैंने जो पढ़ा है वो भी। अब 90 तुम बोलोगे कि छोटी बात है, छोटी बात भी नहीं है, बट इजीली हम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये पूरी प्रॉपर स्ट्रेटेजी होती है। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई भी चीज आपको मेरी गलत नहीं लगेगी। आप मेरे सीनियर लोगों से बात कर सकते हो, फिर मुझसे तो कांटेक्ट छोड़ोगे नहीं, आप बाद में भी मुझसे बात कर सकते हो, कोई भी चीज आपको गलत नहीं लगेगी। तो ये होती है स्ट्रेटेजी। और मैंने यही सिखाया था। हर एक बच्चा जो आईआईटी में पहुंचा है, वो बिना स्ट्रेटेजी के कभी पहुंच ही नहीं सकता। क्योंकि आईआईटी में जाने के लिए सिर्फ रटना नहीं पड़ता है, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ना पड़ता है। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो बस ये स्ट्रेटेजी रखना अच्छा रहेगा। क्लियर है? ये 3 चैप्टर वो पता चल जाएगा ना। एक एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल है, और एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, और एक बाइनोमियल ये है। इतने इजी चैप्टर है, इतने इजी चैप्टर कि आप मेरे को एक हफ्ते दो, सिर्फ 5 दिन दो, 5 दिन में तीनों चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा। बट अगेन मेरा मोटिव कभी वो पोर्शन घाई घाई में कंप्लीट करने का मोटिव ही नहीं है। मेरा कभी वो घाई में पोर्शन कंप्लीट करने का मोटिव नहीं है। क्यों? अगर घाई में मोटिव होता तो जो स्टार्टिंग के मेरे 15 मिनट जो तुम्हारे टेस्ट में जाते हैं, 15 से 20 मिनट, वो हटा के मैं फटफट पोर्शन कंप्लीट कराऊंगा ना। आपका भी वो प्रायोरिटी नहीं है। आपकी प्रायोरिटी सिर्फ इतनी है कि जितना सर ने पढ़ा है उतना हमारा पढ़ के होना चाहिए। परफेक्ट पढ़ना और पढ़ने में बहुत फर्क है। आपके दोस्त लोगों ने पढ़ा होगा और वो खुश हो रहे रहेंगे, बट आप लोग परफेक्ट पढ़ रहे हो। आप एक ही एक्सरसाइज को 3 से 4 बार उसको प्रैक्टिस कर रहे हो, 3 से 4 बार उसको टेस्ट दे रहे हो, उसको बोलते हैं परफेक्ट पढ़ना। क्लियर है? सिर्फ पढ़ के जाओगे ना, तो इसीलिए आप लोग अगर क्रिकेट देखते रहोगे तो आईपीएल के प्लेयरों को हम टेस्ट में नहीं खड़ा कर सकते। टेस्ट मैच या ओडीआई, जो भी मैचेस है इंटरनेशनल मैचेस में, सही है कि गलत है? खेलते तो क्रिकेट है वो, बट क्यों उनको ओडीआई वो सब में खड़ा नहीं कर पाते? एक्सपीरियंस नहीं है, वो सिर्फ उन्हें उन्हें क्रिकेट खेलना आता है। उन्हें क्रिकेट खेलना आता है, बट जब इंटरनेशनल का प्रेशर आएगा ना, वो नहीं उनको आता। वो नहीं आता, उनको खेलना ही नहीं आता है। इंटरनेशनल का प्रेशर सबसे अच्छा रहता है ऑस्ट्रेलिया के पास। मैच देखते हो आप लोग? मैच वैच कोई देखता नहीं है, हाँ? तो इंडिया, अभी मैं बोलूं, अगर आईपीएल के जो भी प्लेयर है उनको हम इंटरनेशनल मैच नहीं खिलवा सकते। आप अभी आईपीएल वाले प्लेयर हो। आप लोग ने पढ़ना सीख लिया, बट अच्छे से पढ़ना सीखा नहीं है। तो क्या होगा पता है? आपने ये पढ़ लिया, बट जब 16 चैप्टर एक साथ आएंगे ना, तब आप घबरा जाओगे। बट कौन कौन घबराएगा? जो सिर्फ रट्टा मार रहा है। बट जो बंदा इसको प्रॉपरली अच्छे से एक एक चीज समझ रहा है, और एक ही चीज को 5 से 6 बार प्रैक्टिस कर रहा है, वो कभी नहीं फंसेगा। और इसीलिए वो बच्चे को हमेशा
सोलो टेस्ट में 10 में से 10 आने चाहिए, क्योंकि उसने उतना पढ़ा है तो ही 10 में से 10 आएगा। आधे एक मार्क्स में जानबूझ के कहीं ना कहीं काटूंगा, वो तो डिपेंड करता है आप पेपर कैसे लिख रहे हो। श्रेया थी तो वो तो पूरा परफेक्ट पेपर लिखती थी, मैंने उसकी बुक भी मंगाई है, आप एक बार रेफर कर लेना। अभी नहीं है, जब वो देगी। पूरा परफेक्ट पेपर लिखती थी, तो मैं उसके मार्क्स ही नहीं कट कर पाता था। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो अगर आप लोगों ने कोई भी सिंगल चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो 10 में से 10 या तो मिनिमम 9 होने चाहिए। ठीक है। और जिन बच्चों को 7, 6, 8 आ रहे हैं तो थोड़ा फोकस करना चालू करो। क्लियर है? करे आगे? चलो चालू हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 डन करो, फिर मैं लास्ट वाले एक्सरसाइज पे आता हूँ। चलो 1.4 एक्सरसाइज पे आ जाना, जहाँ पे हम लोग स्विचिंग सर्किट, आपको थोड़ा इलेक्ट्रिकल सर्किट दिखेंगे, उसको सर्किट बोलते हैं, है ना? एक्सरसाइज 1.5 पेज नंबर 29। 1.4 का क्वेश्चन नंबर थर्ड मैंने अभी नहीं करा है, वो मैं आपको आगे कराऊंगा। बट पहले 1.5 में हम लोग ये सर्किट को देख लेते हैं, ठीक है? तो अब से जब जब सर्किट आएगा तो क्या करना है वो देखते हैं। इसको एक्चुअली स्विचिंग सर्किट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्विचिंग सर्किट। स्विचिंग सर्किट दो तरीके के होंगे अगर आप देखोगे। सर्किट में बेसिकली अगर हम कीज को कनेक्ट कर रहे हैं या बल्ब को कनेक्ट कर रहे हैं, तो दो तरीके से कनेक्ट किया जाता है, एक सीरीज में और एक पैरेलल। तो अगर वो सीरीज में कनेक्ट हुआ है, तो सीरीज मतलब ये होता है, अगर आपको पता है तो। हाँ है ना? इसको S1 बोलेंगे और इसको S2 बोलेंगे, क्योंकि स्विच 1 और स्विच 2। S1 S2 क्या है? स्विच 1 एंड स्विच 2। सीरीज की खासियत ये होती है कि करंट जो जा रहा है वो पहले यहां से पास करेगा, और वही सेम करंट इधर पास करेगा, और वो सेम करंट बाहर निकल जाएगा। पैरेलल में कुछ और हो जाता है। पैरेलल में करंट आता तो है, बट वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो एक स्विच 1 में और एक स्विच 2 में। और ऐसा कोई रूल नहीं है कि स्विच 1 में इतना जाएगा, स्विच 2 में इतना जाएगा, वो डिपेंड करेगा क्या है, मतलब उसका रेजिस्टेंस वो सब वहां पे क्या रहेगा। तो यहाँ पे जो करंट जा रहा है वो अलग जाएगा, क्योंकि स्विच 1 है। और यहाँ पे जो करंट जाएगा वो स्विच 2 है। और फिजिक्स का रूल है कि जितना करंट आया है उतना करंट जाएगा, तो वो दोनों मिलके वैसा हो जाएगा। तो पैरेलल और सीरीज को पहचानते कैसे हैं? बहुत सिंपल है, करंट करंट की तरफ अपनी उंगली लेके जाने का। अगर करंट करंट के थ्रू आप ऐसा यहाँ पे स्ट्रेट स्ट्रेट ले जा रहे हो, कहीं पे भी डिवीजन नहीं आया, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ सीरीज है। बट अगर मैं यहाँ पे आने के बाद मुझे नहीं समझ रहे कि अब मेरे को ऊपर जाना है कि नीचे जाना है, तो मतलब बेसिकली वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे मेरे को वो अपना करंट दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, तो वो पैरेलल हो जाएगा। तो ये दो केस के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे S1 जो होगा उसको मैं P, तो ये जो होगा इसका मैथमेटिकल जो फॉर्म होगा वो होगा P&Q होगा, क्योंकि वो एंड है क्योंकि सीरीज में है। और यहाँ पे P और Q, तो ये आपको याद रखना है, एंड और। तो जो सीरीज होगा वो क्या हो जाएगा? एंड। और जो पैरेलल होगा वो क्या हो जाएगा? और। बस, और कुछ नहीं है। ठीक है। अब इसको कैसे करते हैं वो देखते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग सर्किट इन द सिंबॉलिक फॉर्म। सर्किट को सिंबॉलिक फॉर्म, यही तो सिंबॉलिक फॉर्म होते हैं ना। तो बेसिकली ये वो सर्किट का सिंबॉलिक फॉर्म है। ये वो सर्किट का सिंबॉलिक फॉर्म है। तो वो सर्किट है, सर्किट का सिंबॉलिक फॉर्म है। बट ये तो बहुत सिंपल सा सर्किट है, जिसमें दो सर्किट है सीरीज में, दो सर्किट है पैरेलल में। बट जनरली कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होता है। तो वो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आपको बुक में दिखेगा, पेज नंबर 25 पे 6 वो दिखेंगे। क्लियर है? और उनने क्या बोला है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग सर्किट इन द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ लॉजिक एंड राइट द इनपुट आउटपुट टेबल। इनपुट आउटपुट टेबल तो बाद में देखेंगे, बट सबसे पहले हम लोग इसका वो बना देते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म देख लेते हैं। तो सर्किट स्टार्ट स्टार्ट में मैं ये कर देता हूँ। तो क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.5
क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट। मैं पूरा ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन तो आपके पास है, मैं सिर्फ मेन वाला पार्ट कर रहा हूँ। चलेगा। यहाँ पे S1 आ गया, यहाँ पे S2 और यहाँ पे S3। ठीक है। वो नीचे आपको बैटरी दी रहेगी और नीचे L लिखा रहेगा। सेम क्वेश्चन नहीं बना रहा हूं मैं, वो आप क्वेश्चन देख सकते हो। जहाँ पे वो बैटरी जो होगी वो आपको पता है, और L जो होगा वो लैंप होगा। लैंप मतलब बल्ब की तरह, बल्ब ग्लो करेगा तभी तो पता चलेगा ना सर्किट कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इसको स्टार्ट आपको ऐसे करना है, लेट P मतलब स्विच S1। लेट, आंसर स्टार्ट हो रहा है, लेट P मतलब दी स्विच, स्विच S1। Q क्या हो जाएगा, दी स्विच S2। और R क्या हो जाएगा, अगर S3 नहीं होता तो मैं R नहीं लिखता, बट उन लोगों ने दिया है तो मैं लिख दूंगा। 4 नहीं होगा, सिर्फ 3 ही होंगे, 3 या तो 2 होंगे। अगर S1 S2 होगा तो PQ आएगा, और S1 S2 S3 होगा तो PQ R आएगा। क्लियर है। अब आपको इसको किस तरीके से देखना है, देखो मैं बताता हूँ, एकदम सिंपल तरीका है। बच्चे इसको पता नहीं क्यों कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज, ठीक है। तो देखो आपको कुछ नहीं करना है। ओवरऑल समझो, करंट आया, स्टार्ट में आ जाने का, ये स्टार्ट है। करंट आया, दो पार्ट में डिवाइड किया, तो पहली ब्रैकेट और दूसरी ब्रैकेट। क्लियर है। ये अभी मैं ऐसे लिख रहा हूँ, एक टाइम बाद आपको पूरा लिखने आ जाएगा। मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकता हूँ, बट अभी मैं सिखा रहा हूँ इसलिए आपको इस तरीके से लिख रहा हूँ। स्टार्टिंग में आपको भी यही तरीका लिखना पड़ेगा, फिर एक बार तुम सीख गए तो तुम भी डायरेक्ट लिख दोगे। तो क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड हुआ, पहला और दूसरा। पहला मतलब ये, अब पहले में आपको क्या दिख रहा है, सिर्फ S1, तो ये P हो जाएगा यहाँ पे। और दूसरे में क्या दिख रहा है, दो, क्या दिख रहा है, दो। तो वो किस में है, सीरीज में कि पैरेलल में, तो एक एंड दूसरा। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, Q, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, R। तो ये आपका सिंबॉलिक फॉर्म होगा। ये चीज मैंने आपको इतना जो गैप डाला है वो मैंने आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है। आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा P और P और Q एंड R। ये आपका सिंबॉलिक फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ। अब हमें करना है इसका इनपुट आउटपुट टेबल। इनपुट आउटपुट टेबल इज सेम एज ट्रूथ टेबल। इनपुट आउटपुट टेबल इज सेम एज ट्रूथ टेबल। सिर्फ ट्रूथ टेबल में T और F आता है, और इनपुट आउटपुट टेबल में 1 और 0 आएगा। CS आपका ट्रू मतलब 1 होता है, फॉल्स मतलब 0 होता है, बस सेम वही प्लॉट करना है, करे। चलो, तो अभी हम लोग इनपुट आउटपुट टेबल बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, PQR। याद है ना क्या किया था, 4 बार T, 4 बार F। तो 1 1 1 1 0 0 0 0। भूल गए कि याद है। फिर 2 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1, 2 बार 0। बेसिकली ट्रू का काम 1 कर रहा है और फॉल्स का काम 0 कर रहा है ना। फिर यहाँ पे 1 0 1 0 1 0 1 0। अब हमें क्या करना है, P और Q&R। तो पहले Q&R फाइंड कर लेता हूँ, हाँ है ना। फिर इसी को P को और कर दूंगा किसके साथ, Q&R के साथ। तो ये अपना ट्रू इनपुट आउटपुट टेबल भी कंप्लीट हो जाएगा। चलेगा। स्केल से ऐसा ये कर लेना, प्लॉट कर लेना। और आपको परफेक्टली 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। 1 या 2 साल पहले 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था ये, ठीक है। और 3 के लिए तो जनरली आ ही जाएगा, एकदम स्वीट एंड सिंपल। और एंड कैसा, एंड हमने सीखा था ट्रू ट्रू, नहीं 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 यार, ये ज्यादा दिमाग नहीं, इसका नहीं सुनना। एंड में हमने सीखा था ट्रू ट्रू तो ही ट्रू, बाकी सब भले वो 1 है बट हम उसको ट्रू के हिसाब से याद करेंगे। क्यों, क्योंकि 1 1 के कंसेप्ट में आओगे तो फिर ट्रूथ टेबल जब करोगे प्रैक्टिस तो फुल कंफ्यूज हो जाओगे। वो 1 1 ट्रू ट्रू ये पूरा गड़बड़ करोगे, एक जहां पे छोटी सी मिस्टेक की पूरा गलत। तो इसको ट्रू ट्रू ही रखना है, ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो एंड क्या हो जाएगा, ट्रू ट्रू तो ही ट्रू, बाकी सब ट्रू सिर्फ याद रखना है, 1 दिमाग में उतना फिट रखना है। ट्रू ट्रू है, ट्रू ट्रू ट्रू,
यहाँ पे। तो 0 0 0 0 0 0। अब इसका और पी के साथ, इसका और पी के साथ, तो और में क्या पड़ा था, फॉल्स फॉल्स, तो ये फॉल्स, तो क्या ये फॉल्स फॉल्स, ये ये नहीं है ना, ये है, ये है, ये है, तो लास्ट के तीन 0 0 है, और बाकी 1 2 3 4 5। तो ये आपका इनपुट आउटपुट टेबल हो गया, परफेक्टली आपको मिल जाएंगे 3 से 4 मार्क्स। ठीक है। अब मैं आपको डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, इनपुट आउटपुट टेबल किसी का भी नहीं बनाऊंगा, क्योंकि इनपुट आउटपुट टेबल कंपैरेटिवली इजी है ना। अगर आपको ट्रूथ टेबल आता है तो इनपुट आउटपुट टेबल भी आएगा, है ना। मैं सिर्फ आपको अब सिंबॉलिक फॉर्म लिखना सिखाता हूँ। ठीक है। तो वो 6 क्वेश्चन है, उसके सिंबॉलिक फॉर्म देख लेते हैं। करें डायरेक्ट डायरेक्ट सिंबॉलिक फॉर्म, ठीक है। मैं अब स्टेटमेंट वो सब कुछ नहीं लिखा रहा। तो अभी सेकंड वाला अगर हम देखेंगे, तो देखो सेकंड वाला क्या है, पहले मैं डायग्राम बना लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर इसी का ही सेकंड। तो करंट आ रहा है और दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, हाँ है ना। ऊपर की तरफ दो है, हाँ है ना, और नीचे की तरफ दो है, और फिर वो क्लोज होके ये चले आ रहा है, करंट चले आ रहा है, सही है। ऊपर अगर आप ढंग से डायग्राम देखोगे तो S1 डैश है, और फिर S2 है, हाँ है ना। फिर यहाँ पे देखोगे S1 और S2 डैश। तो बस सिंपल है, आपको क्या करना है, वो दो पार्ट में जा रहा है, एक ऊपर और एक नीचे। देखो करंट की शुरुआत यहाँ से होगी ना, गई, दो पार्ट में डिवाइड हुआ, तो एक और दूसरा, चलेगा। कुछ डाउट। अब एक मतलब ये वाला, तो पहले पे क्या हो रहा है, दो हो रहा है, तो पहला एंड दूसरा। दूसरे नीचे पे क्या हो रहा है, पहला एंड दूसरा, समझा। अब पहला मतलब ऊपर में क्या था, S1 डैश और S2। S1 डैश मतलब नेगेशन P और Q, और S1 मतलब P, और S2 डैश मतलब नेगेशन Q। तो बस ये आ गया, तो ये आपका सिंबॉलिक फॉर्म हो गया। कुछ समझा। अब इसी में ही थर्ड वाला चलेगा। तो थर्ड में देखो, सबसे पहले आया हम करंट यहाँ पे, ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, क्लियर है। ये दो पार्ट में जो सबसे पहला वाला पार्ट है, और जो इसका नेक्स्ट वाला पार्ट है, वो अगेन दो पार्ट में डिवाइड हो गया। देखो डरना नहीं है, आप लोगों को लगेगा ये क्या है टेढ़ा मेढ़ा, एकदम आसान है वो। चलेगा। तो यहाँ पे आपको बताया S1 S2 डैश, क्या हो गया, ये अभिषेक हंस रहा है, पीछे से मुहिब आपको टच कर रहा है, तो क्यों छेड़ रहे हो आप उसको। अच्छा, तो हंसी आ गई इसमें आपको, आपको अच्छा लगा रहेगा, तो फिर हंसना क्यों। बस, क्लियर है। आए, चलो शुरुआत कहाँ से करना है, यहाँ से। आया यहाँ पे आया, दो पार्ट में डिवाइड हो गया, तो पहला वाला पार्ट और दूसरा वाला पार्ट, चलेगा। पहले वाले पार्ट में एक है, फिर दूसरा है, दोनों सीरीज में है, तो पहला वाला पार्ट और दूसरा वाला पार्ट, समझा। फिर अब वो ऊपर वाला हो गया, अब नीचे वाला, नीचे में दो पार्ट है और सीरीज में है, तो पहला वाला पार्ट एंड दूसरा वाला पार्ट। नीचे वाला पहले डन करता हूँ, S2 डैश मतलब नेगेशन Q, नेगेशन R, क्लियर है क्या, समझा। अब ऊपर आते हैं, ऊपर में सबसे पहले ब्रैकेट पे क्या है, S1 मतलब P, और ये इसके साथ क्या है, सीरीज में है, पता नहीं आप लोग ने ये क्यों एंड है, ये दोनों सीरीज में है ना। करंट देखो चेंज ही नहीं हुआ, सेम करंट इधर जा रहा है ना। अब यहाँ पे वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ, तो जो इसका दूसरा पार्ट है वो दो पार्ट में डिवाइड होगा, पहला और, सॉरी, और दूसरा, समझा क्या। तो यहाँ पे हो जाएगा नेगेशन Q और R, तो यहाँ पे कंप्लीट हुआ। कुछ समझा क्या किया। हाँ धीरे धीरे करके समझेगा। एक और फोर्थ वाला क्वेश्चन, फोर्थ वाला क्वेश्चन अब मैं डायरेक्ट, आप लोग टेक्स्ट बुक देखना, मैं डायरेक्टली बना रहा हूँ। अगर आप देखोगे ना टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक दिख रहा है आपको, तो टेक्स्ट बुक में है
करंट जा रहा है पहला वाला एंड दूसरा वाला एंड तीसरा वाला, तीन चीज सीरीज में, अगर आपको दिखता है तो। तीन चीज सीरीज में दिख रहा है कि नहीं? हाँ है ना। और फिर वो तीनों चीज में सबसे पहले पे और है, मतलब पहला और दूसरा है। सेकंड वाला पे सेम है, सेम वो ये एक ही है। और दूसरे पे फिर से सीरीज है, पहला और दूसरा। कुछ नहीं समझा? पहले पे आपको दिखेगा S1 S2, मतलब P और Q। सेकंड वाले पे दिखेगा आपको S2, तो यहाँ पे S2। और थर्ड वाले पे आपको दिखेगा S3, S2 दिखेगा मतलब Q। और फिर आपको दिखेगा S3 और S1 डैश, तो मतलब R। तो ये आपका फोर्थ वाला हो गया। चलेगा? फिफ्थ वाला। फिफ्थ में देखना, अभी आपको वही थोड़ा सा टफ करेंगे बट आसान है। ड्रॉ करूँ कि आप लोग देखोगे? हाँ, नहीं समझेगा तो मेरे को बताना। नहीं नहीं, मैं ही करूंगा बट देखते रहो बस। नहीं समझेगा तो बताना। अब यहाँ पे सबसे पहले वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। तो यहाँ पे मैं इसको प्लॉट कर देता हूँ, इसको प्लॉट कर देता हूँ। सिर्फ वो लिख नहीं रहा हूँ। और ऊपर वाला दो पार्ट में डिवाइड हो गया। समझा क्या किया? तो देखो ऊपर, ये देखो यहाँ से यहाँ पे पहला वाला पार्ट हो गया, ये पहला पार्ट हो गया और ये दूसरा पार्ट हो गया। और दोनों पार्ट एक दूसरे के साथ क्या है, पैरेलल। तो फर्स्ट वाला पार्ट और दूसरा वाला पार्ट। समझा? दूसरा वाला मतलब एकदम नीचे वाला, पहले वो डन कर लेते हैं। तो वहां पे आपको दिखेगा S1 S2 सीरीज में, तो P&Q दिखेगा। चलेगा? तो यहाँ पे अपना S1 S2 मिल गया। सही है। अब ऊपर वाले पार्ट में फिर से दो पार्ट में डिवाइड हो गया, तो पहला और दूसरा। समझा? तो इसके ऊपर में, ऊपर के ऊपर में सिर्फ एक ही है, तो सिर्फ P आ जाएगा। और नीचे सीरीज में है, तो नेगेशन P एंड नेगेशन Q। तो डन हो गया। कुछ समझा मैंने क्या किया? डायग्राम भले पूरा कंप्लीट नहीं बना है बट ये आपको समझ गया रहेगा। पहले में सिर्फ एक ही है, और फिर दूसरे में अगेन सीरीज में दो है, और फिर वो बाद में सेम कंबाइन होके नीचे चलेगा। समझा क्या किया? थोड़ा बेकार दिख रहा है क्या? कि समझ रहा है? हाँ चलो। हाँ हाँ, क्या बोलना है? मेरी बेइज्जती कभी नहीं करना है, ये रूल है यहाँ का। क्लियर है? क्यों क्यों मेरी बेइज्जती नहीं करना है? अबे IIT की डिग्री है यार, सर तो बहुत सारे हैं। सर तो बहुत सारे होते हैं बट IIT के सर कम होते हैं ना, तो इसलिए इज्जत करनी पड़ेगी। ये क्या बोल गया? देहांत, देख रहे, इनको जवाब देना करियर में आगे जाके। अभी बहुत हंसते तेरे पे ये लोग। वो जवाब नहीं देगा तो भी वो आगे ही रहता है, उसको जवाब देने की जरूरत नहीं। बट उसको करियर में जवाब देना आगे। एट द एंड तो करियर ही मैटर करेगा ना। सही बात है ना? मन ही मन में खुश होता है भाई वो, घर पे आके कांच में देख के खुश होएगा। थर्ड वाला, थर्ड वाला क्वेश्चन, सॉरी सिक्स्थ वाला क्वेश्चन। तीन चीज आपको ये खुद से कर लेना। करोगे? ठीक है। और फिर इसके बाद हम लोग आ जाते हैं इसका सर्किट बनाने के लिए, सीखते हैं सर्किट कैसे बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, कंस्ट्रक्ट द सर्किट। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन दिख गया आपको? सर्किट बनाने में लोगों को बहुत तो नहीं बट थोड़ी सी तकलीफ होगी, बट वो स्टार्ट का ही है। मतलब कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। वेक्टर में बहुत मेहनत लगेगी, ये सब बहुत आसान है, एक दो बार प्रैक्टिस करो डन हो जाएगा। हाँ, अभी है ना, देखो क्या करना है, सबसे पहले आपको सर्किट बना लेना है। आपको सबसे पहले एनालाइज करना है, बेसिकली ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, और ये दोनों पार्ट एक दूसरे के साथ क्या है, और पैरेलल है। तो यहाँ पे आपको ये करंट भेज देना है। चलेगा? अब जो पहला पार्ट है वो एंड है, तो मतलब यहाँ पे दो सर्किट आने वाले हैं, स्विचेस आने वाले हैं। समझा?
डायग्राम एकदम टेक्स्ट बुक जैसा होना चाहिए, तो ये अगर आप ऐसा डॉट बनाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा, जो भी एग्जामिनर है, जो भी सॉरी पेपर चेक करेगा। यहाँ पे S2 आ गया, चलो वो बाद में करते हैं। सेकंड वाला पार्ट भी अगेन एंड है, तो ये पहला वाला दूसरा वाला, और ये करंट को बंद कर देना है, नीचे भिजवा देना है, यहाँ पे भिजवा देना है। बैटरी बैटरी कनेक्ट कर देना है। और एक लैंप आ गया यहाँ पे। अब ये चीज कर देना, ये डॉट भी बना देना है। ठीक है, इसको नाम देना है नेगेशन P, मतलब S1 डैश, S2, S1, S3 डैश। करंट का डायरेक्शन आपको बना देना है। टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन देख लेना, आपको समझ जाएगा, जैसे उनने किया है वैसे ही आप लोग करना। डायरेक्शन बना देना है, डायरेक्शन में भी ज्यादा डायरेक्शन नहीं करना है। एक इधर एरो भेज दिया, एक इधर भेज दिया, एक इधर, एक इधर, फिर यहाँ से निकला, यहाँ से निकला, यहाँ पे और यहाँ पे, बस। बैटरी मैंने एग्जैक्टली सेम बनाई है, बस कुछ गड़बड़ नहीं, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, चलेगा। तो यहाँ पे आपका पहला वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। क्लियर है? ठीक है, आगे के क्वेश्चन में मेरी हेल्प लगेगी, बट पहले नोट डाउन कर लो, फिर मैं आगे के क्वेश्चन कराता हूँ। इनपुट आउटपुट टेबल अभी नहीं, बट प्रैक्टिस के लिए तो करना ही है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड के ही क्वेश्चंस और आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बहुत है ना, थोड़े अलग अलग टेढ़े मेढ़े क्वेश्चंस आएंगे, आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड, ठीक है, ये आपकी 1.5 एक्सरसाइज है। वहां पे P&Q लिखा है, P&Q, और एक स्क्वायर ब्रैकेट है, नेगेशन P एंड नेगेशन Q और P और R। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो अगेन बहुत सिंपल है। आपको डिवाइड करने आना चाहिए, तो ये बेसिकली दो पार्ट में है। अगर ये पूरी बड़ी ब्रैकेट है तो ये एक पार्ट हो जाता है ना। लोग पता नहीं ऐसा बोलते सर ये तीन पार्ट है, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट। मेरे को नहीं लगता। अगर ये तीन पार्ट होते तो यहाँ पे एक ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट नहीं आती ना। तो ये एक अलग पार्ट हो गया, ये एक अलग पार्ट हो गया। तो बेसिकली उसको मैं दो पार्ट में भेज देता हूँ। ऊपर वाले पार्ट में क्या है, एंड, तो डन हो गया, ऊपर का पार्ट ही डन हो गया। अब हम नीचे वाले पार्ट पे आते हैं। अब नीचे वाला पार्ट बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है ना। तो पहला पार्ट और फिर दूसरा पार्ट, और दूसरा पार्ट जो है वो एक दो तीन के पैरेलल में डिवाइड हो रहा है। ये वाला पार्ट तीन पार्ट में है ना। देखो फिर से रिपीट करता हूँ। होल सर्किट दो पार्ट में डिवाइड है। पहला वाला पार्ट ऊपर, नीचे वाला पार्ट नीचे, क्यों? क्योंकि और है। समझे क्या? पहला पार्ट मेरा डन हो गया यहाँ पे बना के, यहाँ पे लिख देता हूँ S1 और S2। चलेगा। अब ये वाले पार्ट पे देखते हैं। ये वाला पार्ट कहाँ पे है? नीचे। तो ये पार्ट अगेन दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट, और एंड में है, मतलब ये होगा, फिर जस्ट उसके बाजू में एक वो होएगा, है ना। ये क्या है? ये वाला पार्ट है। बट जब तुम इसको देखोगे तो ये समथिंग और समथिंग और समथिंग, मतलब पहला पार्ट और दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट, मतलब तीनों पार्ट पैरेलल में, तो इसलिए पैरेलल आ गया। तो यहाँ पे ये सर्किट कंप्लीट हो गया। तो समझा क्या?
कुछ समझा? नीचे ये क्या है, S1 मतलब S1 डैश, पहला वाला क्या है, S2 डैश, S1 और फिर S3। हो गया। आप पेपर में बनाओगे अच्छे से प्रॉपरली बना लेना, और पहली बार बनाओगे तो थोड़ा प्रॉब्लम होगी, फिर धीरे धीरे आदत हो जाएगी। कुछ गलत है क्या इसमें? इसी में ही थर्ड वाला देख लेना, थर्ड वाला सीख लेना है। मैं क्या कर रहा हूँ, जिसको नहीं समझ में आ रहा है देखते रहना। क्वेश्चन मैं इधर ही लिख रहा हूँ, आपको टेंशन नहीं लेना है। P&R, ठीक है, फिर इसका और नेगेशन Q&R, नेगेशन R, और उसको स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दिया, और फिर एंड नेगेशन P एंड नेगेशन R। अभिषेक, तो बेसिकली मेजर ये कितने पार्ट में डिवाइड हुआ है? दो। कौन से दो पार्ट में? हाँ, पहला ये वाला, और ये वाला। तो मेन ये दो एक दूसरे के साथ क्या है, एंड है, सीरीज। तो ये पहला वाला पार्ट, और एंड में दूसरा वाला पार्ट। समझा? तो पहला वाला पार्ट इधर आएगा, दूसरा वाला पार्ट इधर आएगा। सीरीज थी, एंड था, इसलिए सीरीज में रखा। पैरेलल होता तो वैसे कर देता। आगे बढ़ो। पहला पार्ट तो थोड़ा टफ है, तो बाद में देखते हैं, दूसरा पार्ट पे देख लेते हैं। दूसरे, देखो मैं इसको डायरेक्टली बना सकता हूँ, ये सब भी नहीं बताना पड़ेगा, बट वो प्रैक्टिस के बाद। अभी आपको डायरेक्टली क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अभी आपने प्रैक्टिस नहीं किया। एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी ना, डायरेक्ट डायरेक्ट आने लगेगा, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। अब ये क्या है, दूसरा वाला पार्ट, एक दूसरे के साथ क्या है, एंड में है ना। तो यहाँ पे पहला वाला, पहला वाला पार्ट, दूसरा वाला पार्ट, चलेगा? अरे हाँ है ना। तो ये क्या है, S1 डैश, और ये, तो दूसरे पार्ट का मैंने ये वाला पार्ट डन कर दिया। अब पहले वाले पार्ट पे आते हैं। पहला वाला पार्ट कितने पार्ट में डिवाइड है, दो, पहला और दूसरा। तो कुछ समझा? बट पहला पार्ट इसका अगेन एंड है, तो समथिंग स्विच, चलेगा? हाँ है ना। फिर दूसरा वाला पार्ट अगेन एंड में, चलेगा? और ये इससे ज्वाइंट, और ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो ऊपर वाला पार्ट है PQ, तो S1, S3, S2 डैश। कल क्वेश्चन पूछूंगा, ये पता नहीं आया तुम लोगों को, है ना? आज पढ़ा दिया तो कल क्वेश्चन पूछूंगा ना। क्लियर है क्या? हाँ। इसका फोर्थ वाला देख लेते हैं। अभी तक कोई है जिसको अभी तक नहीं समझ में आया? पूरा क्लियर है ना? अभिषेक, हम ये S3 है ना, क्योंकि R है ना। आगे बढ़े। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन, अब तो आसानी है। फोर्थ वाला एक कर देता हूँ बस। फोर्थ करूँ? फिफ्थ वाला कर देता हूँ, चलो तुम्हारे लिए। फिफ्थ वाला कर देता हूँ। फिफ्थ वाला है P और नेगेशन P और नेगेशन Q और P एंड Q। तो ये कितने पार्ट में डिवाइड है, कोई बोलेगा? तो बेसिकली ये चार पार्ट में डिवाइड है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। नहीं समझता ये, कि सिर्फ मेरे को समझता है? आगे बढ़ो। फिर उसके बाद क्या है, ये सब पैरेलल, एक, दो, तीन, चार, चलेगा? पहला वाला पार्ट में एक ही है, दूसरे वाले पार्ट में एक ही है, तीसरे वाले पार्ट में एक ही है, चौथे वाले पार्ट में। समझा? बस अब अपने हिसाब से वो कर देना नेमिंग। देखो ये डॉट डॉट डालने में कितना फर्क पड़ता है, जो टीचर है, जो पेपर चेक करेगा ना, उसको जेन्युइनली अच्छा लगेगा। क्लियर है? वो सब बना लेना। तो पहले वाले पार्ट पे S1, दूसरे वाले पार्ट पे S1 डैश, S2 डैश, है ना, S1। तो ये कंप्लीट हो गया। करंट का डायरेक्शन बताना भूलना नहीं।
अब आपके सब क्वेश्चन हो जाएंगे। सिर्फ मेरे को आपको हेल्प लगेगी ये लॉ सिखाने में। तो लॉ एक बार देखना। अभी दो 2 बजे अभी, तो अपने को और 3-4 मिनट में लेता हूँ, और ये लॉ एक बार बता दो कि ये लॉ क्या है, और वो लॉ आपको लर्न कर लेना है, ताकि कल जब लॉ लर्न करके आओगे तो मैं कुछ उस पर क्वेश्चन सिखा पाऊंगा। तो लॉ आपको लर्न करके आना है, और ये जितने भी लॉ है वो कल से फॉर्मूले में ऐड होने चाहिए। फिजिक्स के फॉर्मूले और ये लॉ, ठीक है। और वो तो चल ही रहा है ना। क्या क्या लिखते हो? ठीक है, सुन लिया ना सबने? सुन लिया ना सबने? टेबल नहीं, सिर्फ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और ट्रिगो, बस। और फिर फिजिक्स के फॉर्मूले और ये टेबल, ठीक है। प्रेजेंट है सब अपने पास। आचरण प्रूफ के साथ चलता हूँ मैं। नहीं नहीं नहीं, वो सब बच्चों वाला हो गया। वो सब 10th वाले फॉर्मूले नहीं लिखना है, बाकी सब लिख सकते हो। 10th वाले फॉर्मूले सिर्फ आपको नहीं लिखना है। मैम, पेरेंट आया, अंदर बैठा देना। को पढ़ के आना, ठीक है। एलजेब्रा ऑफ अ स्टेटमेंट में सबसे पहले आइडेम्पोटेंट लॉ है, सिर्फ 2 मिनट देना, हो जाएगा। खुश हो ले तू। आइडेम्पोटेंट लॉ है, मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि टेबल आपको एज इट इज यही वाला बनाना है। पेज नंबर 31 पे आ जाना, आपको जो टेबल है वो एज इट इज बनाना है। बट मैं लॉ के बारे में समझा देता हूँ। तो सबसे पहला लॉ क्या है? आइडेम्पोटेंट लॉ। आपको नाम के अलावा कुछ लर्न नहीं करना है। पता नहीं बच्चे वो लर्न क्यों करते हैं पूरा टेबल, मेरे को नहीं समझ में आता। और चैप्टर का सबसे डिफिकल्ट वाला पार्ट ये है। डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, बट पूरे चैप्टर में कंपेयर करेंगे तो ये थोड़ा सा टफ वाला पार्ट है, ठीक है। बाकी डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। उसमें बोला पी एंड पी पी होता है, पहला वाला लॉ। पता नहीं, आपको नाम के अलावा कुछ लर्न नहीं करना है। पता नहीं बच्चे इसको लर्न क्यों करते हैं, मेरे को नहीं पता। और फिर वो बोल रहा है पी और पी पी होता है। अब लोग इसे रट्टा मारेंगे, बट मैं नहीं मारता हूँ, क्योंकि मुझे पता है पी एंड पी क्या होता है। ट्रू कैसे? ट्रू ट्रू, तो ट्रू। तो अगर ट्रू के अलावा फॉल्स हुआ तो फॉल्स। तो मतलब वो पी पे ही डिपेंड कर रहा है। अपने को पता है ना, ट्रू एंड ट्रू हुआ तो भी ट्रू ही होता है। एफ एंड एफ हुआ तो एफ होता है। तो मतलब जो पी की वैल्यू है वही उसका आंसर है। नहीं समझा ना? सेकंड, तो ये पहले लॉ को क्या बोलते हैं? आइडेम्पोटेंट लॉ। सेकंड, कम्यूटेटिव लॉ, हमें पता था पी और क्यू लो या क्यू और पी लो, एक ही बात है। एक ही बात है। सिर्फ पी इंप्लाइज क्यू अलग हो जाता है। बाकी पी एंड क्यू, पी और क्यू और डबल इंप्लाइज एक ही बात है। पी लो क्यू लो, इसको कम्यूटेटिव लॉ बोल देते हैं। फिर एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ बहुत आसान है। उन लोग ने बोला पहले पी को एंड करो क्यू एंड आर के साथ, या तो पी एंड क्यू करो और उसको एंड कर दो आर के साथ। मतलब पहले या इन दोनों का एंड करके इसके साथ एंड करो, या फिर इन दोनों का एंड करके इसके साथ एंड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों जगह सेम है ना, एंड 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 एंड, है ना। तो या आप पहले इन दोनों का एंड करो या इन दोनों का एंड करो, एक ही बात है। रट्टा सिर्फ आपको नाम लर्न करना है कि इस लॉ का नाम क्या है, बाकी कोई भी चीज उसमें डिफिकल्ट नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बहुत आसान होता है, फोर्थ वाला। उसमें बोलते हैं पी एंड क्यू और आर, देखो ब्रैकेट चेंज हो गई। इन दोनों में फर्क क्या है कि ये और ये सेम है, और यहाँ पे क्या हो गया? अलग हो गया। हाँ, है ना। तो जब भी अलग हो जाएगा तो देखो पी एंड क्यू है, तो पी एंड क्यू, और फिर पी एंड आर, तो पी एंड आर हो गया, और ये और बीच में आ जाएगा। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्लियर है? समझा क्या किया? और जो डी मॉर्गन्स लॉ है वो आपका नेगेशन लॉ होता है। नेगेशन, नेगेशन रूल्स ऑफ नेगेशन पढ़े ना, उसका नाम डी मॉर्गन लॉ है। फिर उसके बाद आपको आइडेंटिटी आ जाती है। हाँ, है ना। आइडेंटिटी में भी बच्चे क्यों लर्न करते हैं पता नहीं, ऐसा बोला है पी एंड टी की वैल्यू क्या है, या पी एंड एफ की वैल्यू क्या है। बट इसमें लर्न क्यों करना है वो मैं आपको बताऊंगा, क्यों लर्न नहीं करना है वो मैं आपको बताऊंगा। फिर पी और टी कितना होता है, और पी और एफ क्या होता है वो देखते हैं। अब देखो, एंड में बहुत क्लियर कंसेप्ट था। एंड में अगर दोनों ट्रू होंगे तो ही ट्रू होगा। तो क्या ये दोनों ट्रू हो सकते हैं?
तो एफ एक है तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, क्योंकि ट्रू होने के लिए दोनों ट्रू होना पड़ेगा। बट यहाँ पे चांसेस है, अगर पी ट्रू हुआ तो ये ट्रू हो सकता है, तो ये पी पे डिपेंड कर रहा है। कुछ समझा? मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसे रट्टा नहीं मानना है, ये रट्टा नहीं है, लॉजिक है ये, है ना। फिर उसके बाद ये है, और में क्या होगा, फॉल्स फॉल्स सोई फॉल्स, तो क्या ये दोनों फॉल्स होंगे, तो ये आंसर कभी फॉल्स हो ही नहीं सकता, और ये फॉल्स के लिए पी पे डिपेंड करेगा। और फिर एब्जॉर्प्शन लॉ है, कंडीशनल लॉ डायरेक्ट लर्न करना है, बाय कंडीशनल डायरेक्ट लर्न करना है। तो ये पूरा टेबल आपको लिख के लाना है, लर्न करके आना है, ताकि आपको नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर होगा उसमें अच्छे से समझेगा, ठीक है। कल ना फ्राइडे है तो सर का लेक्चर होगा, केमिस्ट्री अली सर का। मेरा शायद से डायरेक्ट अब मंडे होगा, ठीक है। तो मंडे को जब आप आओगे तो इतना पूरा प्रिपेयर करके आना, ठीक है। और फिर मंडे चैप्टर डन हो जाएगा। हाँ हाँ, जा सकते हो।